तो मेरे भाई स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बताओ कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो आज हम लोग जानेंगे कि आधारभूत प्रमेय क्या होता है अंक गणित की। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के पावर के रूप में, मतलब घात के रूप में अगर आप उसको लिख सकते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई संख्या है 45। इसको आप, ये अभाज्य संख्या है। मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या किसको कहता है और भाज्य संख्या किसको कहता है। जानकारी के लिए फिर मैं बता देता हूं। तो जैसे मेरे भाई, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 3 से ज्यादा हो या फिर 3 हो। तो जैसे आपके पास ये 4 ले लीजिए। 4 क्या है, भाज्य संख्या है जो 2 गुने 1 होता है। तो 3 होता है, 3 गुणनखंड या 3 से ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड सिर्फ ओनली फॉर 1 हो और 1 या वो तो स्वयं खुद हो। कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो मेरे भाई 3 हुआ, 3 का क्या गुणनखंड हो सकता है, 3 गुने 1। इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं, या तो ये खुद है और या इसके साथ 1 है। तो यहाँ 2 ही गुणनखंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो संख्या मेरा अभाज्य है, और जिसका 3 से ज्यादा या 3 हो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब हुआ कि इस 45 अभाज्य संख्या भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड के घातों में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो मैं समझाता हूं कि कैसे आपको लिखना है। तो देखिए मेरे पास ये 45 है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एलसीएम आता होगा, ये एलसीएम है, लॉसा आता होगा। यहाँ पे हम इसको करते हैं लॉसो। तो 3 से हम सबसे पहले लगाएंगे, 2 से नहीं लग रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो 15 तिहाई 45 होता है, फिर 3 से लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम 5 से लगाएंगे, यहाँ पे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1 आ गया। अब ये बताओ इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं। 45 को हम 3 गुने 5 गुने और 1 लिख सकते हैं। 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है। ठीक है। यहाँ पे 45 को हम क्या करेंगे, 3 गुने 3 आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई भी संख्या जैसे m, a की पावर m इंटू a की पावर अगर m हो, मतलब बेस सेम रहे और पावर अगर अलग रहे, तो क्या होता है, ये a की पावर m प्लस n हो जाता है। आप पढ़े होंगे घातांक के रूप में, घातांक के चैप्टर में। ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1। तो वैसे भी आपको समझना है कि ये 3 और 3 गुना में है, आपस में 2 पावर ऐड हो जाएगा। मतलब 3 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 5, क्योंकि 1 को लिखे ना लिखे तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 1। तो यही मेरे भाई यहाँ पे देखो कि 3 क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि 45 को हमने 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 के गुणनखंड में मैंने लिखा। तो इसी गुणनखंड को हम क्या कहते हैं, इसी तरीका को, इसी प्रोसेस को हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा ताकि आपकी क्लियरिटी अच्छे से हो पाए। तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि आधारभूत प्रमेय के 2 तरीके सीखेंगे। एक तो एलसीएम विधि से हम सीखे हैं ये, और यहाँ पे सीख लिए, और इसके बाद एक आता है बट वृक्ष मेथड, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तब तक आप इसको नोट कीजिए। चाहे तो एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रखूं। देखिए मेरे भाई, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बाद में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे मेरे भाई मान लो यहाँ पे 50, अगर 50 को ही हम ले तो क्या कर सकते हैं, पहले तो 2 से लगाते हैं हम, 2 से लगाएंगे तो ये 5 25 में लगेगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 बार में लगेगा। फिर 5 से लगाएंगे, 1 बार में लगेगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखो इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1 लिख सकते हैं। लेकिन 1 लिखने से मेरे को कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 50 को हम क्या लिखेंगे, 2 अकेला है तो इसको पावर 1, और यहाँ पे 5 की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 5 की पावर
2। तो देखो ये 50 को हम क्या लिखा, 2 की पावर 1 गुने 5 की पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना आप लोग सीख गए होंगे एलसीएम की विधि से। बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको इसी तरीका से करना है, आपको बशर्ते एलसीएम आनी चाहिए। नहीं आता है तो मैं अगले क्लास में या फिर हो सकता है कि इसी क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको डाउट सभी प्रकार का क्लियर होगा और आप सीख भी जाएंगे। तो कृपया मेरे भाई आप इसको नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आओ मेरे भाई अब हम कुछ क्वेश्चन खेल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपके पास कि एलसीएम यानी लॉसअ विधि के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है, लिखें। तो आपके पास क्वेश्चन है एक 330 और 5040। तो आप इसको अपने से करने की कोशिश कीजिए, अगर अपने से नहीं हो रहा है तो हम आपको करके दिखाते हैं। आप अपने वीडियो को रोक के और आप ट्राई कीजिए कि खुद से क्या आंसर आ रहा है, सही क्या आपको प्रॉपर तरीका आ रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन करता हूँ। 2 भाग में मैंने बोर्ड को आज काट दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो 330 को हम क्या करेंगे एलसीएम विधि से। तो सबसे पहले हम 330 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे हमको कितना से लगाएंगे, तो 2 से लगा के देखते हैं क्या लगता है। जी हाँ, आप लोग करके देखना। यहाँ पे 2 से हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई कि 165 बार में जो होता है वो 330 आ जाता है। 165 को 2 बार पढ़ो 330 आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्या 2 से फिर लगेगा, अगर 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, ये 5 नहीं कटने वाला है, ठीक है मेरे भाई। क्या अब 3 से लगेगा, 3 5 15, हाँ मेरे भाई 3 से ये लग सकता है। अगर हम 3 से लगाएंगे 3 5 15 आएगा और फिर से क्या आएगा 3 5 15 आएगा। तो कितना आ रहा है मेरे भाई बच्चा, अगर आप 55 को 3 बार पढ़ेगो 165 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 55 आया, इसको हम 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे तो 11 बार में कटेगा और फिर 11 को हम 11 से लगाएंगे तो 1 बार में आएगा। यहाँ पे मेरे भाई 330 का जो आया वो कितना आया, तो 330 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। मेरे भाई यहाँ पे एक ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो जब रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसका मतलब इसका जो पावर होगा वो सब पे एक एक ही होगा। इसका हाईएस्ट पावर अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ मेरे भाई कि अभाज्य गुणनखंड में निम्नलिखित का हाईएस्ट पावर कितना है, अगर मान लो कभी भूले बैठ के ऑब्जेक्टिव ऐसा आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस विधि से आपको एलसीएम करना है और देखो इसका पावर कितना मैक्सिमम है। मैक्सिमम पावर अभी तो 1 है, हो सकता है 2 की पावर 3 हो जाता, 2 की पावर 2 हो जाता, 5 की पावर 2 हो जाता या 3 हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो आपको वहां से फाइंड आउट हो जाता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना ऐसे नहीं है, नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। तो बताओ क्या मेरा उत्तर आया, यही मेरा सही उत्तर है, आपको यही सही तरीका है, ठीक है। 2 की पावर 1 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1 गुने 11 की पावर 1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सही बनाए होंगे और आप लोग को भी सही उत्तर आया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करता है। इसको भी हम क्या करेंगे, एलसीएम विधि से हम सॉल्व करते हैं। 2 से लगाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 50 का आधा 25 आएगा और 20 का आधा 40 का आधा 20 आएगा। फिर मेरे भाई 2 से लगा के देखो क्या आता है। तो 2 से यहाँ पे हम लगाएंगे, इसका आधा ना मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 1210 आएगा क्या, 1200 तो इसका मतलब 24 है, नहीं मेरे भाई, तो 1260 आएगा। यहाँ पे अगर हम 2520 का आधा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1260 आएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 और 6 दूनी 120। तो 1200 में 100 जोड़ेंगे तो 2500, 2400 में 100 जोड़ेंगे 2500 और 20 का 20 रह जाएगा मेरे पास। अभी ऐसे ही करके देखना। फिर 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा, 12 का आधा 6 और 30 इधर 60 का 630 आएगा, किसका आधा, 1260 का। फिर 2 से लगा के देखो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 15, मतलब 315 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 360 आता है। इसमें आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एलसीएम नहीं सीखें तो कृपया जाके आप एलसीएम जरूर सीखें, उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगा। और मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। अब बताओ मेरे भाई क्या 3 से लगेगा, हाँ मेरे भाई 3 से लगेगा। बताओ 3 से लगेगा, 3 1 जा 3, 3 5 3 1 जा 3, यहाँ पे कटेगा 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 105 को अगर हम 3 से लगाएंगे तो मेरे भाई 315 आ जाता है, ठीक है। फिर आप बताओ मेरे भाई 3 से लगेगा क्या, फिर दोबारा 3 से लगाओ, 3 3 9 आता है और 3 3 9
और 1 बचेगा, और 1 पे 5 डालेंगे तो 15, और फिर 53 से 15, मतलब 35 को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो मेरे भाई 105 आ रहा है। फिर बताओ 3 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तब 5 से लगाओ तो कितना बार में लगेगा? 7 बार में लगेगा। फिर 7 से लगाओ इसको तो कितना बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। अतः मेरा 5040 का जो गुणनखंड आया ये आ रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए 540 को जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 दुए और 3 दो 3 को 3 गुने 5 गुने 7। तो यही मेरा अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन अभी नहीं आया है। जब तक आप इसे घात के रूप में, पावर के रूप में नहीं दिखाते हो, तब तक ये गलत माना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो 540 का क्या हो जाएगा? 5040 को देखो 1 1 2 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, गुने 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा होगा तो सीधे आपको ये गणना है कि बताओ 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 को 2 है ना, तो 1 2 को उठा लेना है और 4 को 2 जितना 2 रहेगा ना उसको उतना बार पावर कर देना है। यहाँ पे बताओ क्या को 3 है? 1 2 2 को 3 है ना, तो 3 का पावर सीधे सीधे 2 कर दो, मतलब माथा पे 2 चढ़ा दो। बताओ 5 क्या हुआ है? 5 बार है? नहीं, 1 बार है। इसीलिए 5 की पावर को हम कितना बार? 1 बार लिखेंगे। फिर बताओ मेरे भाई यहाँ पे 7 है, 7 की पावर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ पे मेरा राइट उत्तर हो जाएगा। यही मेरा सही उत्तर है, यही मेरा सही तरीका भी है। तो मेरे भाई आप लोग इसको नोट कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचा होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, और आपको अब एनसीईआरटी के बुक जो आपको बने वो आपको बना के लाना है, शायद 1.2 में। फिर मैं बाद में भी और ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस कंसेप्ट के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि आपका अगला टॉपिक क्या है। अगर आप मेरे पास लेक्चर अगर दोबारा, कहने का मतलब हुआ कि अगर लॉन्ग लेक्चर नहीं लेना है, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर में आप लोग बोर हो जाते होंगे, इसीलिए मैं लेक्चर को छोटा छोटा रखूंगा। अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं और आगे कंसेप्ट पढ़ाने की आज की क्लास में कोशिश करता हूँ, नहीं तो आप इसको रखिए यहीं तक और आप इसको नोट कीजिए। मेरे भाई आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए। आपके पास क्वेश्चन पहला क्या है कि क्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? क्या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे भाई बताओ कि क्या सभी पर, मतलब ओवरऑल जितने भी भाज्य संख्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं, उनको अभाज्य संख्या के घातों में लिखा जाना संभव है क्या? क्वेश्चन पूछने का ये मतलब हुआ। तो बताओ मेरे भाई इसका उत्तर क्या होगा? आप कमेंट करके भी बताओ मेरे से पहले। तो देखो मेरे भाई, हाँ ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया के जितने भी भाज्य संख्या है ना, उनको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जाना संभव है। इसका जो उत्तर हो जाएगा हाँ, मतलब संभव है, लिखा जा सकता है। आप बोल सकते हो यस। ठीक है मेरे भाई, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ पे देखो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के क्रम को किसी भी क्रम के रूप में लिखा जाना संभव है या लिखा जा सकता है? कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि जैसे मैंने अभाज्य गुणनखंड के जो तरीके होते हैं, क्रम होते हैं ना, क्या उसको हम उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 को इधर, 3 की पावर 2 को इधर, इधर उधर उधर लिख सकते हैं क्या? ऐसा आपसे पूछा गया है। तो क्या ऐसा संभव है वास्तव में? जी हाँ मेरे भाई, ऐसा संभव है कि आप इधर चाहे किधर भी लिख सकते हो। जैसे मेरे भाई मैं समझाता हूँ आपको, 2 की पावर 3 है गुने 3, 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। तो मेरे भाई बताओ, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, 5 की पावर 3 लिखो, 3 की पावर 2 लिखो, या फिर 2 की पावर 3 लिखो, या मेरे भाई इसी को आप 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 या 5 की पावर 3 लिखो, मतलब किसी भी तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। यही मेरा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्या अभाज्य गुणनखंड के क्रम को किसी भी तरीका से लिखा जा सकता है? मेरे भाई लिखा जा सकता है। इसका भी उत्तर हो जाएगा हाँ। ये सब भी जानकारी थोड़ा बहुत मेरे भाई रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट ऐसा होगा ना मेरे भाई कि आपको नहीं बताऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी तरीका होते हैं ना, सारे मैं आप सभी को सिखाऊंगा, ये मेरी वादा है।
तो मेरे भाई आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। लेक्चर थोड़ा अगर लंबा हो जाएगा, अगर आगे की क्लास अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि अगले क्लास में आप लोग को इससे आगे की चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सीधे इस क्लास को देख रहे हैं तो कृपया पहले के जो लेक्चर है ना उनको जाके देखो, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई समाप्त होता है। तो बताओ मेरे भाई, जो भी नए छात्र आए हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करते जाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और जहां तक हो अपने दोस्तों में शेयर करते जाएं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो, घर पे रहो और मस्त रहो साथ।